शादी की पहली रात पर ही वह बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। ये सुनकर योगेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह पत्नी को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई अजूबा हो। योगेश बोला, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वह गंभीरता के साथ बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। योगेश का दिल किया अपने बाल नोच ले। गुस्से को दबाते हुए बोला, ये बात तुम पहले भी बता सकती थी। वह बोली, कैसे बताती? 1 महीने ही हमारी सगाई रही है, और इस बीच हमारी बात कब हुई थी? योगेश पागलों की तरह उसे देखते हुए बोला, क्यों झूठ बोलती हो? इस 1 महीने में हमने कम से कम 10 बार बातें की है। वह बोली, नहीं की। पापा ने मुझे सगाई के बाद फोन को छूने ही नहीं दिया। जिससे आपकी बात होती थी, वह जरूर मेरी छोटी बहन होगी। इतना बड़ा धोखा। योगेश का सर चकराने लगा था। वह बोला, जब देखने गया था तब बता देती, माला डालते वक्त बता देती, फेरों के वक्त बता देती। वह बोली, डर गई थी, नहीं बता सकी। ओह, तो तुम डरी डरी सी थी। मुझे लगा तुम मासूम हो, तुम तो नागिन हो। खुशियां डस ली तुमने मेरी। वह काफी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहा, फिर बोला, जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। अपने आशिक को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वह मायूस होकर बोली, कैसे बुलाऊं? वह तो विदेश गया हुआ है कमाने, 1 साल बाद आएगा। योगेश बोला, ठीक है, तुम्हारे बाप को फोन करता हूँ, कहता हूँ ले जाओ अपनी गंदगी को यहाँ से। वह योगेश के पैरों में गिर गई, बोली, ऐसा ना करो प्लीज, मेरा बाप मुझे रास्ते में ही कहीं ठिकाने लगा देगा। वह फोन को बेड पर फेंक कर बैठ गया। बोला, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझे तो तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आ गई मेरी जिंदगी को तबाह करने? और ये कैसा आशिक है तुम्हारा? तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है और वो विदेश में छुपा बैठा है। वह बोली, उसने कर्ज लेकर वीजा मंगवाया था, अगर बीच में आ गया तो कर्ज भी नहीं उतर पाएगा, इसलिए 1 साल बाद कमाकर ही वह आ पाएगा। योगेश बोला, तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? 1 साल तक तुम्हें घर में बैठा कर रखूं, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड बनकर तुम्हारी रखवाली करता रहूं? वह आंखों में आंसू भर कर बोली, कुछ दिन की मोहलत दे दो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एकाएक योगेश ने पूछ लिया, क्या तुम उसके साथ कभी फिजिकल हुई हो? वह गुस्से में बोली, क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो शादी से पहले ऐसा करूंगी? योगेश बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे और तुम्हारे पिता की इस करतूत से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। जब लोगों को पता चलेगा हम मोहल्ले में सर उठाने के भी काबिल नहीं बचेंगे, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे यार दोस्त मुझ पर हंसेंगे, तुमने मुझे बिना वजह तबाह कर दिया है। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया, छत पर जाकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। उसका दिमाग शून्य हो चुका था। वह जब मंजुला को देखने गया था तब उसे देखते ही फिदा हो गया था। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत कम बोलना। उसके चेहरे पर एक कशिश सी थी जो अनायास ही योगेश के दिल में बैठ गई थी। जब ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो उसका फ्रिज हुआ दिमाग थोड़ा चलने लगा। वह सोचने लगा कि ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, अगर इतनी जल्दी रिश्ता टूटा तो बदनामी ज्यादा होगी, इसलिए क्यों ना चुपचाप मंजुला को यहाँ रखकर थोड़ा वक्त निकाला दे जाए, फिर कोई कारण बताकर तलाक ले लेगा। वह नीचे आ गया। आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका था। थकी हारी मंजुला सो चुकी थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। वह सर्दी में गठरी सी बनी घुटनों को पेट से लगाकर सोई हुई थी। योगेश ने कंबल निकालकर मंजुला पर डाल दी, फिर दूसरी कंबल ओढ़कर वह भी बैग के एक कोने पर सो गया। सुबह जब योगेश की आंख खुली तो उसने देखा मंजुला जाग चुकी थी। वह चुपचाप बेड पर डरी डरी सी बैठी थी। योगेश बोला, अब ध्यान से सुनो, घर में तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना है जैसे बहुएं रहती है। किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, सबसे प्यार से पेश आना, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इतना सुनकर मंजुला के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वह बस इतना ही बोली, सॉरी, आप बहुत अच्छे हो। फिर एक दिनचर्या चल पड़ी। योगेश ड्यूटी पर चला जाता, मंजुला घर में रहती। धीरे धीरे वह योगेश के परिवार में घुलने मिलने लगी। योगेश की बहन, छोटा भाई, माँ और पिता सब अच्छे स्वभाव के थे। इस कारण मंजुला को सब अपने से लगने लगे। योगेश के पिता ने योगेश से पूछा, हनीमून पर जाना है तो गोवा की टिकट बनवा दूं? योगेश ने बहाना कर दिया, बोला नहीं पापा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, सीजन चल रहा है। फिर संडे को सभी घर वालों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। एक हिल स्टेशन पर गए। जब वे एक ऐतिहासिक जगह पर घूम रहे थे तब योगेश की जब बहन ने कहा,
अरे भाभी, नई नई शादी हुई है, भैया का हाथ पकड़कर चलो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा, आजकल सब चलता है। ऐसा कहकर नंद ने भाभी का हाथ भाई के हाथ में दे दिया। फेरों के बाद पहली बार योगेश ने मंजुला का हाथ छुआ था। नर्म नाजुक हाथ को छूते ही योगेश असहज हो गया। उसने मुंह पोंछने के बहाने से हाथ छोड़ दिया। मगर ये क्या, जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, मंजुला ने लपक कर फिर से पकड़ लिया। वह धीरे से बोली, छोड़ते क्यों, कुछ देर दोस्त मानकर साथ चल लो। इतना सुनकर योगेश सहज हो गया। फिर पूरा दिन मस्ती में बीता। खाते पीते झूमते गाते वे शाम को घर आ गए। दिन गुजरते रहे। फिर मंजुला कुछ दिनों के लिए पीहर चली गई। पीहर जाने पर मंजुला को मौका मिल गया। उसने आशिक को फोन मिलाकर कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरे पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आशिक बोला, मैं पागल हूँ क्या जो किसी की झूठन खाऊंगा। मंजुला बोली, कहना क्या चाहते हो। वह दीनता से बोला, इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो और वह तुम्हें छुएगा भी नहीं। मैं नहीं मानता। मंजुला बोली, मैं तुम्हारे मुंह से यही कहलवाना चाहती थी ताकि तुम कभी जिंदगी में मिलो तो मुझे बेवफा न कह सको। मगर सुनो, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया है कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ तुमसे मुझे प्यार था ही नहीं। तुम तो मेरी जवानी की एक जिद थे, एक उम्र का आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से हो गया है, जो मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हुए भी मुझे आश्रय दिए हुए है। ये सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी वरना चली जाएगी, उसकी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। वह जानता है जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। फिर भी वह मुझसे नफरत नहीं करता। अच्छा किया जो तुमने मुझ पर संदेह किया। अब मैं तनमन से मेरे पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारा रवैया जानने के लिए फोन किया था, वरना मांग में सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था कि किसी बंधन में बंध गई हूँ। इसीलिए ना विरोध करने का दिल हुआ, ना ससुराल से भागने की इच्छा। आशिक में इतना धैर्य कहाँ था, उसने फोन काट दिया। योगेश ने धड़कते दिल से पूछा, कितने दिनों के लिए आना चाहती हो। मंजुला बोली, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। उधर से कोई आवाज नहीं आए। मंजुला बोली, रो रहे हो क्या। योगेश बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया। मंजुला भी रो पड़ी, बोली, माफ कर दो। उधर से आवाज आई, बोला, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। फिर योगेश बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना सेव किए, बिखरे बालों के साथ जिस हाल में था उसी हाल में ससुराल पहुंच गया। भागकर सीधा मंजुला के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागते देखकर ससुर भी दामाद के पीछे लपका, मगर जब दोनों को गले मिलते देखा तो ससुर के पांव थम गए। वह वापस नीचे आकर पत्नी से बोला, बेटी को विदा करने की तैयारी करो, आज उसकी असली विदाई है। अगर कहानी ने जरा सा भी आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ शेयर करें कहानी, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बेहतरीन कहानी के लिए पेज लाइक, फॉलो करें।